दोस्तों लास्ट कुछ सालों में स्टार्टअप्स बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करंटली सिर्फ इंडिया के अंदर इस वक्त लगभग 75,000 स्टार्टअप्स आज भी रन कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स के साथ इंडिया ग्लोबली 3rd रैंक पर है। इवन जब मैं बात स्टार्टअप की कर ही रहा हूं तो आपको थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए मैं एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताना चाहूंगा जिसकी वैल्यूएशन आज के टाइम पे करीब 31 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। था तो ये भी एक सिंपल सा स्टार्टअप ही, लेकिन टाइम के साथ साथ आज ये सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनी बन चुकी है एंड दैट इज फ्लिपकार्ट। सिर्फ यही नहीं, जब भी हम स्टार्टअप के नाम को भी सुनते हैं तो हमारे माइंड में ढेरों एग्जांपल्स आ जाते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर आपका अमेज़न हो, जो कभी गैराज से शुरू होकर आज वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेसफुल कंपनीज बन चुकी हैं। अच्छा, जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो तब हमारे माइंड में सबसे पहले क्या क्रिएट होता है? कुछ यही ना कि अगर हम अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे तो उसे जोरों शोरों से ग्रो करेंगे। एक दिन वो बहुत बड़ी कंपनीज के टक्कर में उतरेगा और उसके पूरी दुनिया में आउटलेट्स होंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि आपका जो स्टार्टअप होगा वो एक दिन बहुत ज्यादा मैसिव हो जाएगा। बट क्या इस तरह की कामयाबी आपको हर स्टार्टअप में मिल सकती है? शायद नहीं। जितने भी स्टार्टअप्स अपना एक वर्जन लेकर मार्केट में आते हैं, अक्सर उनमें से करीब 90% पहले 5 सालों के अंदर ही कोलैप्स कर जाते हैं। दूसरे वर्ड्स में कहें तो बर्बाद हो जाते हैं। रीजन चाहे खराब टेक्निकलिटीज हो, पुअर सिस्टम स्ट्रक्चर हो या फिर मैनेजमेंट और प्रोडक्ट सर्विस ही खराब हो। इसीलिए किसी भी स्टार्टअप को बेहतर ढंग में लाने के लिए एक हाई परफॉर्मेंस वाली टीम तैयार करनी पड़ती है। प्रोडक्ट एल्गोरिदम और प्रोडक्ट बेस बनाना होता है एंड प्रॉपर सेटअप बिठाने के साथ साथ उसकी मार्केटिंग करनी होती है। और भी 50 चीजें होंगी जो एक स्टार्टअप को लॉन्च करते वक्त और इसे ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। लेकिन इस सब के लिए चाहिए होगा हमको पैसा। इनिशियली तो हमें चीजों को खुद ही ऑर्गेनाइज करना होता है, बट बाद में जब स्टार्टअप को ग्रो करने का टाइम आता है तो यहाँ पर हमको फंडिंग्स तो चाहिए ही होती है। अगर आप बिजनेस के न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली रीड करते हैं तो आप ये तो देखते होंगे कि एक न्यूज हमेशा ट्रेंड कर रही होती है कि कहीं पर किसी स्टार्टअप के लिए फंडिंग की जा रही है। स्टार्टअप फंडिंग को सबसे ज्यादा अटेंशन तब से मिलने लगी है जब से एक बिजनेस शो फेमस हुआ है जो है शार्क टैंक, जिसने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया। तो क्या है ये स्टार्टअप फंडिंग की टर्म, ये बेसिकली कैसे काम करती है और इसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं? ये सभी बातें जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपको हर तरह से काम आ सकती हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्टअप फंडिंग को एकदम इनिशियल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आप इसके एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे और जान पाएंगे कि अगर आपको किसी स्टार्टअप के लिए किसी फंडिंग की जरूरत होती है तो आप कैसे ले सकते हैं। तो बिना ज्यादा और टाइम लगाए सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। सपोज करो कि आपके दिमाग में अभी एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है। वो ऐसा आइडिया है जिससे लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है एंड ऑब्वियस है कि अगर आप कुछ ऐसा बनाओगे जो बड़े स्केल पर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो इवेंचुअली इसकी डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी और जितनी ज्यादा इसकी डिमांड होगी आप उतना ही प्रॉफिट में रहोगे। शॉर्टली ये कह सकते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम्स का एक सर्टेन सॉल्यूशन इन्वेंट करके आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब मान लो कि आप इसके लिए एक स्टार्टअप शुरू करते हो, एकदम प्रोसेस वाइज इस चीज को समझते हो कि इस वक्त सब कुछ आपके पास एकदम जीरो है। आपके माइंड में अभी सिर्फ एक आइडिया ही है जिसे आप बहुत जल्दी मार्केट में उतारने वाले हो, लेकिन एक आइडिया के बेस पर सभी चीजें हो जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब आप उस आइडिया से रिलेटेड अपना एक प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, फिर एक हाई परफॉर्मेंस टीम तैयार करते हो और एक प्रॉपर अरेंजमेंट्स के साथ मार्केट की रिसर्च करते हो। देन फिर अपने कस्टमर्स के फीडबैक्स का अप्रूवल लेते हो एंड और भी बहुत तरह की चीजें करते हो। बट एक टाइम बाद एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आपको अपने इस स्टार्टअप को बड़े लेवल पर ले जाना होगा, यानी इस छोटे बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाकर इसको कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए अब आपको जरूरत होती है फंडिंग की। तो यहाँ पर अगर मैं फंडिंग की स्टेजेस की बात करूँ तो नॉर्मली स्टार्टअप की जो पहली स्टेज होती है वो होती है बूटस्ट्रैपिंग। जब आप स्टार्टअप को एक बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट करना शुरू करते हो, मार्केटिंग करते हो, प्रोडक्ट एल्गोरिदम बनाते हो और कंपनी रजिस्टर करते हो, तो इस बीच ये सब जो प्रोसेस होता है इसमें हमको कई सारा टैक्स पे करना होता है, अपनी टीम को सैलरी देनी होती है एंड एडवांस हाईली डेट्स देने होते हैं। तो यहीं पर ही आपका काफी पैसा लगने को तैयार है, जो कि बहुत ही इनिशियल स्टेज है। अब ये नॉर्मल सी बात है कि जब तक आपने एक कंपनी बनाई ही नहीं तब तक आपको फंडिंग कहाँ से मिलेगी। इसीलिए अपने आइडिया को मार्केट में बेहतर ढंग से लॉन्च करने और कंपनी को बनाने में जो खर्चा होता है वो पहले आपको खुद ही पे करना होता है। अभी जिस स्टेज की मैंने बात की यानी कि बूटस्ट्रैपिंग, ये जो टर्म है इसका मतलब ही ये है कि जितना भी यहाँ तक पैसा लगेगा वो हमारा खुद का ही होगा। इस स्टेज में हमारे दिमाग में यहाँ पर दो चीजें आती हैं।
पहला कि सेविंग्स को हटाकर आप एक लोन ले सकते हैं जिसका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको बैंक को देना पड़ेगा, या आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव से इस स्टार्टअप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और उनसे पैसा ले सकते हैं, जिसके बिहाफ पर आप उनको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स भी दे सकते हैं, जिससे अगर कल को कंपनी ग्रो हुई तो उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, और अगर नहीं भी चली तब आपको उनके पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे। जहाँ तक देखा जाए तो ये दूसरा ऑप्शन ही बेस्ट है। वैसे आपने अनुभव दुबे का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने साल 2016 में चाय सुट्टा बार नाम का एक सिंपल स्टार्टअप शुरू किया था। बट आज शायद आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनके पूरी दुनिया के अंदर 400 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं। बाकी ये अलग बात है कि वो अभी भी बूटस्ट्रैपिंग पर हैं, क्योंकि उनको अभी तक फंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पर मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगा कि आप किसी भी स्टार्टअप में घुसने से पहले एटलीस्ट 13 महीने तक की बैकअप सेविंग जरूर करके रखो। इससे किसी वजह से अगर आपका स्टार्टअप थोड़े बहुत नुकसान में भी चला जाता है तो आप मैनेज कर लोगे। मान लेते हैं कि ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो गया है और आपने कंपनी बना ली है। अब ये जो कंपनी है ये 2 टर्म्स में होगी, या तो प्रोप्राइटरशिप या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप यानी कि किसी कंपनी के सारे कर्ता धर्ता आप ही हैं, सबसे ज्यादा इसके शेयर्स आप ही के पास हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं आप ही कंपनी के मालिक हैं। वहीं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आप और आपका एक को फाउंडर होता है और आप दोनों ही इस कंपनी के आधे आधे हिस्सेदार होते हो। और जहां तक बड़ी बड़ी कंपनीज को देखा जाए तो वो इसी टर्म पर ग्रो हुई है, क्योंकि अकेले सब कुछ करना कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल होता है। यानी आपको अपसाइड्स, डाउनफॉल्स, रिस्क, डिसीजन, सारी चीजों को अकेले झेलना पड़ता है, जो हम सभी जानते हैं कि अकेले करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो अब इन सभी बेसिक चीजों के बाद अब आ जाते हैं स्टार्टअप की एक्चुअल फंडिंग के प्रोसेस में। स्टार्टअप फंडिंग का जो सबसे पहला टर्म होता है वो होता है सीड राउंड। बट इस राउंड में एलिजिबल होने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स को फंडिंग नहीं मिल सकती। अगर आपको इस चीज के लिए एलिजिबल होना है तो आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होना ही होगा, और ये करने के बाद आप सीड राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके होंगे। सीड राउंड यानी कि आपके स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए उसमें बीज बोने के पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि कंपनी बनाने के बाद अब उस कंपनी को मार्केट में उगाने के लिए आपको ढेर सारा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे स्टाफ, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, मार्केट रिसर्च की पूरी टीम, मार्केटिंग और एड्स, टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करना और इन सभी चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए लाखों करोड़ों की लागत आती है। तो बेसिकली ये जो सीड होता है वो आपको एक तरह से ये सब शुरू करने के पैसे देता है, और यहीं से ही एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आता है जो है एंजल इन्वेस्टर का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये आपके लिए एंजल होते हैं। एक्चुअली एंजल इन्वेस्टर्स बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो आपको फंड प्रोवाइड कराते हैं। इसमें खास बात यह है कि एंजल इन्वेस्टर सिर्फ पैसों से ही आपकी हेल्प नहीं करते, बल्कि वो अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस से भी आपकी काफी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं उस फाइनेंशियल बजट की जो एवरेज इस राउंड में एक स्टार्टअप को मिलता है। इंडिया में नॉर्मली इस राउंड में 30 से 50 लाख तक का बजट एक स्टार्टअप को प्रोवाइड हो सकता है, या आइडिया अगर कुछ ज्यादा ही यूनिक है तो 80 लाख से 1 करोड़ तक। ये बेसिकली आप समझ सकते हैं कि आप पर ही डिपेंड करता है कि आपको अपने स्टार्टअप के बीज बोने के लिए कितने फंडिंग की जरूरत है। अगर ये 50 लाख है तो शायद आपको 10 ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे जो 5-5 लाख का चेक काटें, या 5 ऐसे चाहिए होंगे जो 10-10 लाख का चेक काटें। अकॉर्डिंग टू योर कंपनीज वैल्यूएशन जितनी फंडिंग आपको मिलेगी आपको उतने ही ज्यादा स्टॉक अपनी कंपनी के इन्वेस्टर को देने होंगे। मतलब अपनी कंपनी के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा फंडिंग आप उठाओगे उतने ही सारे शेयर्स आपके हाथ से चले भी जाएंगे। सीड राउंड के बाद अब आपकी कंपनी एक सीरियस फंडेबल मार्केट में एंटर कर चुकी है, और अब दौर शुरू होगा सीरीज मनी का, जो कि स्टार्टअप फंडिंग की दूसरी स्टेज है। सीरीज राउंड में A, B, C, D, E इनके हिसाब से फंडिंग की जाती है। हाँ, शायद आप इसमें थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना सिंपल हो सके मैं आपको उतना सिंपल करके समझाऊं। तो ये A, B, C, D, E ये सब राउंड्स को समझाने का एक नॉर्मल सा नोमेनक्लेचर है, यानी एक आइडेंटिटी है, और ये एक ऐसी स्टेज है जिसके बाद आपकी कंपनी IPO में जाएगी। नॉर्मली इस सीरीज राउंड में जब आपकी कंपनी पार्टिसिपेट होती है तब बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एक्सेल, नेक्सस या मैट्रिक्स आपके स्टार्टअप में पैसा लगाना शुरू करते हैं। वैसे तो इसका कोई फिक्स्ड राइजिंग बजट नहीं होता, बट एवरेजली इंडिया के कुछ राइजिंग बजट्स हैं जो ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं। तो फर्स्ट राउंड है A, और इस राउंड का जो अप्रोक्स राइजिंग बजट होता है वो समथिंग अराउंड 8 से 25 करोड़ के बीच होता है। B यानी कि सेकंड राउंड, जहां आपकी कंपनी की वैल्यूएशन एक स्टेप और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसमें आपका फंडिंग बजट होता है अप्रोक्स 40 से 80 करोड़ रुपए। C यानी कि थर्ड राउंड, जहां राइजिंग बजट अराउंड 80 से 240 करोड़ तक चला जाता है।
और फोर्थ यानी कि डी राउंड, जहां बजट अप्रोक्स 240 से 800 करोड़ तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे सीरीज राउंड और आपकी कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज होती है, इसी फ्रीक्वेंसी में फंडिंग का साइज भी इंक्रीज होता रहता है। इसी तरह से फंडिंग के साथ साथ आपकी कंपनी के शेयर्स भी इन्वेस्टर्स के द्वारा ओन किए जाते हैं, लेकिन इससे हर राउंड में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे आपको और आपके को फाउंडर को ये फायदा पहुंचता है कि आपके भले ही शेयर्स घटे हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर मैं आपको 2 कंडीशंस देता हूँ। पहली कंडीशन 1 करोड़ और 100% ऑनरशिप की, वहीं दूसरी कंडीशन 200 करोड़ और 50% ऑनरशिप की। तो इनमें से आप क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली सेकंड वन। तो ये सब इस तरह का प्रोसेस है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपनीज के आईपीओ के बारे में। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पहले आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी, अब वो पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेगी। फिर नो मैटर ये आपके देश में हो या फिर किसी विदेश में भी हो, यहाँ पर अब पब्लिक आपकी कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल करेगी। और कुछ इस तरह से ये पूरी स्टार्टअप फंडिंग की जो सीरीज है वो काम करती है। तो वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तो आपको क्लियर हो चुका है। अब लास्ट में यहाँ पर इसी के साथ कुछ एडिशनल चीजें भी हैं जिस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। एक सवाल जो आपके मन में जरूर आया होगा कि इन्वेस्टर्स अपने पैसे किसी भी स्टार्टअप में किस बेसिस पर लगाते हैं और वो क्या चीजें देखते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टर्स आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें फ्रैंकली बस एक चीज से मतलब होता है, दैट इज रिटर्न। इसका मतलब वो इन्वेस्टर्स आपके स्टार्टअप में तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें ये एक्सपेक्टेशन होगी कि फ्यूचर में आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और इससे उनको आने वाले टाइम में एक भारी रिटर्न मिलेगा, जो कि जरूरी भी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स असल में आपके स्टार्टअप के लिए जो पैसे लगाते हैं वो अपने नहीं बल्कि एलपीज से उठाते हैं। एलपीज यानी कि लिमिटेड पार्टनर्स, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो अपना पैसा इन्वेस्टर्स को देती हैं और इन्वेस्टर्स उनके दिए हुए अमाउंट पर एक मिनिमम इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस करते हैं, जिसके बाद वो उनसे लिए गए कैपिटल को आपके स्टार्टअप में इस उम्मीद के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि जब आपकी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी तब वो इन्वेस्टमेंट के उन मिनिमम रिटर्न को एलपीज को भी दे पाएंगे और साथ ही साथ खुद भी भारी प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस रन करता है। देखो ये सब तो हो गई स्टार्टअप फंडिंग की बात, बट अगर आपका प्रोडक्ट वाकई में यूनिक होगा और कस्टमर इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे तो लिटरली आपको किसी भी इन्वेस्टर या फंडिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस केस में स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए आपको आपके कस्टमर से ही पूरा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस स्टार्टअप फंडिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर यस तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड इसको उन सभी लोगों को शेयर करना जो इस प्रोसेस को बहुत आसान समझते हैं। बाकी अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।